नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी आगामी एग्ज़ाम के लिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की दोस्तों जो कि आपकी आगामी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, हर एक प्रश्न आपकी आगामी एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के बाहर का नहीं होगा। हर एक प्रश्न दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, आंसर याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपको अगर पूछे जाते हैं तो आपको उनके हर एक प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप अभी भी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से श्योर है दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलना ही मिलना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2020 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपनी महत्वाकांक्षी योजना चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको प्रश्न पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों 16 अगस्त, ठीक है 16 अगस्त 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य की महत्वाकांक्षी योजना चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदलकर दोस्तों याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, और इसकी घोषणा दोस्तों उन्होंने 16 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर की थी। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों चीज़ याद हो गई आपको। ठीक है, 16 अगस्त 2020 को चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। ठीक है, याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश शासन ने कितने औद्योगिक केंद्र स्थापित किए हैं। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि मध्य प्रदेश शासन ने कितने औद्योगिक केंद्र स्थापित किए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले तो मध्य प्रदेश शासन ने दोस्तों 26, ठीक है 26 औद्योगिक इकाई केंद्र स्थापित किए हैं। ठीक है, जिसमें 6 केंद्र जो हैं दोस्तों वो भारत शासन द्वारा स्वीकृत हैं। ठीक है, ये 6 केंद्र कौन कौन से हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा आप, पीतमपुर, ठीक है पीतमपुर हो गया, मेहानपुर हो गया दूसरा, ठीक है तीसरा है दोस्तों आपका पीलूखेड़ी, ठीक है चौथा है दोस्तों आपका पुरैना, पांचवा है आपका मनेरी और छठवा है दोस्तों मालनपुर। ठीक है, जो कि आपका भिंड जिले में आता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी द्वारा गंगा उत्सव 2020 का आयोजन कब से कब तक किया गया। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी द्वारा गंगा उत्सव का जो आयोजन है दोस्तों 2020 में कब से कब तक किया गया। ये क्वेश्चन श्योर है आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा दोस्तों आपको, तो याद रखिएगा एग्जाम में जाने से पहले ये क्वेश्चन दोस्तों आपको जरूरी है पता होना। 2 से 4 नवंबर, ठीक है 2 से 4 नवंबर 2020 के मध्य गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में कौन सी उद्योग संवर्धन नीति लागू है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि राज्य में कौन सी उद्योग संवर्धन नीति लागू है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले तो याद रखिएगा दोस्तों, राज्य में मतलब मध्य प्रदेश राज्य में कौन सी उद्योग संवर्धन नीति लागू है, तो याद रखिएगा दोस्तों वर्ष 2014 मध्य प्रदेश राज्य में उद्योग संवर्धन नीति 2014 लागू है। ठीक है, और इन नीति का जो उद्देश्य है दोस्तों वो निवेशकों की स्थिति में सुधार लाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु एक समर्थ और सहायक नीति परिवेश बनाना और सभी क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना तथा व्यापार को आसान बनाना, ये सभी इस नीति के उद्देश्य हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा राज्य में कौन सी उद्योग संवर्धन नीति लागू है, वर्ष 2014, याद रखिएगा। ठीक है, परितंत्र के 2 मूल घटक हैं। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि परितंत्र के 2 मूल घटक कौन से हैं। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों तो याद रखिएगा, परितंत्र के जो 2 मूल घटक होते हैं दोस्तों वो याद रखिएगा, जीवी और अजीवी परितंत्र।
ठीक है, जिसे हम जैविक और अजैविक भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जीवी परितंत्र और अजीवी परितंत्र, परितंत्र के दो मूल घटक होते हैं। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना आपको। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। वर्ष 1935 में परितंत्र की संकल्पना ब्रिटिश वैज्ञानिक आर्थर टैंसले ने दी थी। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि परितंत्र की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी और कब दी गई थी, तो याद रख के जाइएगा दोस्तों, वर्ष 1935 में परितंत्र की संकल्पना ब्रिटिश वैज्ञानिक, ठीक है, आर्थर टैंसले ने दी थी। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। संघीय व्यवस्था किस संस्था को संविधान का संतुलक चक्र माना जाता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हो सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में जाने से पहले न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका को संघीय व्यवस्था में संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो आपको ये प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रहेगा आपको। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, किस प्रसिद्ध मंदसौर शिलालेख का संबंध औलिकर वंश के किस शासक से है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, प्रसिद्ध मंदसौर शिलालेख का संबंध औलिकर वंश के किस शासक से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आपको पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इन्हीं में से बताना है कि किससे संबंधित है। तो याद रखिए दोस्तों, बंधु वर्मन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, बंधु वर्मन से है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि औलिकर वंश की स्थापना मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में 350 ईस्वी में जय वर्मन द्वारा की गई थी। ठीक है, ये जानकारी भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी राजधानी पूछा जाता है तो आपको पता ही है दोस्तों, राजधानी, इसकी राजधानी जो थी वो मंदसौर थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्यकाल में बुंदेला वंश की राजधानी थी। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्यकाल में बुंदेला वंश की राजधानी क्या थी? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में देखने को मिले ये क्वेश्चन आपको तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्यकाल में बुंदेला वंश की जो राजधानी थी वो ओरछा थी। काफ़ी बार एमपीजीके के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए, और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि इस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो ये भी याद रखिएगा, इस वंश की जो स्थापना है दोस्तों वो 14वीं शताब्दी में, ठीक है, 14वीं शताब्दी में रुद्र प्रताप बुंदेला ने 1531 ईस्वी में की थी। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारंग कप किस खेल से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि नारंग कप जो है दोस्तों, ठीक है, वो बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, नारंग कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आपको पता होना चाहिए। 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा, 1 वाट घंटा, ठीक है, 1 वाट घंटा जो है दोस्तों ये होता है आपका 3600 जूल के बराबर। ठीक है, 3600 जूल के बराबर होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2020 में तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन तो श्योर है कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है तो दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि निम्न में से वह कौन सा भारतीय खिलाड़ी है, ठीक है, जिसे 2020 में तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रख के जाइएगा एग्जाम में, अगर एग्जाम में पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इन्हीं में से आपको बताना है कि वो खिलाड़ी कौन है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सत्येंद्र सिंह लोहिया।
ठीक है। सत्येंद्र सिंह लोहिया देश के प्रथम दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी है जिन्हें दोस्तों याद रखिएगा 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त 2020 को तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और वे एक दोस्तों पैरा तैराक हैं, ठीक है, और मध्य प्रदेश के निवासी भी हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, याद रखें, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वर्ष 2020 में कहाँ किया जाएगा? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि वर्ष 2022 में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन दोस्तों याद रखिएगा वो बर्मिंघम में किया जाएगा। ठीक है, याद रहेगा आपको, बर्मिंघम में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के किन देशों को खसरा व रुबेला जैसी संक्रामक बीमारियों से मुक्त घोषित किया गया? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के किन देशों को खसरा व रुबेला जैसी संक्रामक बीमारियों से मुक्त घोषित किया गया है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो याद रखिएगा वो कौन कौन से देश हैं। वो हैं दोस्तों आपके श्रीलंका एवं मालदीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। श्रीलंका व मालदीव को खसरा व रुबेला जैसी बीमारियों से मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जाएंगे। ठीक है, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र निम्न में से कौन सी एक समानता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र इन तीनों में कौन सी समानता है दिए गए ऑप्शन में से? ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको इनमें से पढ़ना है। ठीक है, और बताना है कि इन तीनों ही स्थानों में निम्न में से कौन सी समानता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र वे स्थान है जहां क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय, ठीक है, राजगृह में प्रथम, वैशाली में द्वितीय और पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। दी मोस्ट एमपी क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है, ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, याद रहेगा आपको, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले तो याद रखिएगा, राज्य उद्योग निगम का जो मुख्यालय दोस्तों वो भोपाल में है। ठीक है, और इसकी स्थापना अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो वर्ष 1969 में की गई थी। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, आपको याद हो गया, राज्य उद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। और दोस्तों वित्त निगम का अगर एक मुख्यालय पूछा जाता है तो इंदौर, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा, भू स्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल है दोस्तों वो 24 घंटे का होता है। ठीक है, 24 आवर्स का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य के उस अंग या भाग की पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, जो या कौन सा अंग या भाग है शरीर का जो श्वसन क्रिया से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, केशिका स्तवक। ठीक है, केशिका स्तवक जो दिए गए ऑप्शन में दोस्तों ये आपका श्वसन क्रिया से संबंधित नहीं है, यह उत्सर्जन तंत्र से संबंधित अंग है। ठीक है, केशिका स्तवक। बाकी ऑप्शन नंबर ए, बी और जो डी दिए हुए हैं दोस्तों आपको, ये आपके श्वसन प्रक्रिया से संबंधित अंग है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? आपको बताना दोस्तों कि सोयाबीन में मुख्यतः क्या पाया जाता है अधिक मात्रा में? तो याद रखिए दोस्तों, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है ना, 46 से 55% तक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, इसलिए दोस्तों इसे प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है ना, याद रहेगा आपको, सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किनसे हुए युद्ध में विजय प्राप्त कर
मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किया। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किनसे हुए युद्ध में विजय प्राप्त करी और उसके बाद मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किए। तो याद रखिए दोस्तों, मराठों के विरुद्ध हुए विजय में इन्होंने विजय प्राप्त की और उसके पश्चात मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किए, जिसमें मुख्यतः दोस्तों मालवा का क्षेत्र, ग्वालियर का किला, चंबल का उत्तरी भाग तथा सतपुड़ा पहाड़ियों का दक्षिणी क्षेत्र प्रमुख था। ठीक है, जहां पर इनके द्वारा अधिकार स्थापित किए गए थे। ठीक है, अक्षय तृतीय किस पर्व को कहा जाता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, अक्षय तृतीय किस पर्व को कहा जाता है? याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। आखा तीज को अक्षय तृतीय भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि दोस्तों मुख्य रूप से मालवा व बुंदेलखंड क्षेत्रों में बैसाख के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, और यह पर्व जो है दोस्तों मुख्य रूप से अविवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ग्वालियर के किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? लगातार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि सभी को इसका आंसर पता होगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए दोस्तों कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ग्वालियर के किले का निर्माण जो है दोस्तों बघेल वंश के शासक राजा सूरज सेन के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, बघेल वंश के शासक राजा सूरज सेन द्वारा करवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों इस किले को आपको पता होना चाहिए, किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस जिले में हुआ था? ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म जो है दोस्तों, आपको डेट भी याद रखना है, 23 जुलाई 1906 को। ठीक है, 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, तो सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, झाबुआ। निम्न में से कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में पाषाण काल से संबंधित स्थल नहीं है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्न में से कौन सा स्थल है जो राज्य में पाषाण काल स्थल से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वो है आपका नवदा टोली। दिए गए ऑप्शन में नवदा टोली जो है दोस्तों, ये पाषाण काल से संबंधित नहीं है। ठीक है, जबकि दोस्तों आपको जो चंबल घाटी, ठीक है, जो दिए गए ऑप्शन में है चंबल घाटी, भीमबेटका और आदमगढ़ प्रमुख पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, जो नवदा टोली जो है दोस्तों, ये प्रसिद्ध ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, याद रखिएगा, ताम्र पाषाणकालीन स्थल है जो महेश्वर जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित कौन सी जाति मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित कौन सी जाति मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, वो है निषाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, निषाद। वैदिक काल में ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित निषाद जाति जो है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती थी। ठीक है, याद रखिएगा, यह अत्यंत प्राचीन शूद्र जाति थी जो पर्वत, घाटियों और नदियों के तट पर निवास करती थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। मध्यकालीन साहित्यकारों में प्रसिद्ध आचार्य केशवदास की निम्न में से कौन सी रचना है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, मध्यकालीन साहित्यकारों में प्रसिद्ध आचार्य केशवदास की प्रसिद्ध रचना जो दिए गए ऑप्शन में है दोस्तों, वो है आपकी रसिक प्रिया। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, आचार्य केशवदास की जो रचना है दिए गए ऑप्शन में वो है रसिक प्रिया। और आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा, इनका जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा जिले में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, ओरछा जिले में हुआ था। और ये दोस्तों ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे, इनको ये भी पता होना चाहिए, आपको अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे, कौन? केशवदास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्दकम वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, कार्दकम वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों अक्सर आपको एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वो थे आपके राजा रुद्रदामन। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों, राजा रुद्रदामन थे। ठीक है,
याद रहेगा आपको, बिल्कुल भूलना नहीं है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सामाजिक सुरक्षा योजना का प्रारंभ किस वर्ष से किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। सामाजिक सुरक्षा योजना का जो प्रारंभ है वो वर्ष 1981 से किया गया। ठीक है, याद रहेगा आपको। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, वर्ष 1981। अमरकंटक स्थित है, सभी को पता दोस्तों कि मध्य प्रदेश के, ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों कि अमरकंटक जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, आप सभी को पता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 के अंतर्गत किसी महिला या नाबालिग का जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो याद रखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा 27 दिसंबर 2020 को, डेट याद रखिएगा, 27 दिसंबर 2020 को धर्म स्वातंत्र्य धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। इस विधेयक के प्रावधानों के तहत दोस्तों किसी भी नाबालिग महिला का जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर, ठीक है ना, 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त दोस्तों न्यूनतम 50,000 रुपये जुर्माने का भी प्रावधान होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष। ठीक है, याद रहेगा। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। नेहरू स्टेडियम अवस्थित है, आपको बताना दोस्तों कि नेहरू स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। नेहरू स्टेडियम जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। ठीक है, और अगर इसकी स्थापना पूछी जाएगी तो 1964 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपकी आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।